नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार। आज हम बात करेंगे इस देश में होने वाली एक बहुत ही प्लांटियस परीक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो बच्चे जो क्लास 12th में हैं या इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, मीन्स जो अपीयरिंग में है या जो ड्रॉप ले चुके हैं, उनके लिए हमारे शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ी परीक्षा कराने का निर्णय लिया था सन 2022 में कि अब ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होगा। बेसिकली ये होता क्या है कि सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के लिए, 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कई अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे। तो इससे उनके पैसे में बढ़ोतरी, जो कि महंगा हो जाता था, प्लस टाइम और अलग अलग जगहों पे जाके परीक्षा देने में जो खर्च है, ये कई सारी परेशानियां आया करती थी। इनको देखते हुए छात्रों की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया और हमारे लिए एक एग्ज़ाम प्रपोज किया जिसे बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा का आयोजन भारत की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराती है। इसके बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कोर्सेज आते हैं, सिलेबस क्या है और आगे फर्दर स्टडी इसके बाद क्या होती है। तो आइए देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के द्वारा ये परीक्षा पूरी इसकी तैयारी कराई जाती है और UGC इसको पूरा का पूरा देखता है। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इस परीक्षा को कंडक्ट कराए। बेसिकली व्हाट इज CUET 2023? द एग्जाम एवरी 12th ग्रेड स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट। 12th ग्रेड मीन्स वो स्टूडेंट्स जो 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये। तो देखिए, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो UGC चेयरपर्सन M जगदीश कुमार ने दी थी। उन्होंने उस समय कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन ऑल द सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस विल बी डन सोलनली ऑन द बेसिस ऑफ द CUET स्कोर फ्रॉम 2022 to 23 सेशन। ठीक है, इसका मतलब कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो जो सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, जिनको केंद्र सरकार वित्त पोषित हैं, जो जिनको केंद्र सरकार फंड देती है, उन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब जो ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, जो स्नातक के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, वो CUET के माध्यम से होगी। Further, for postgraduate programs, many universities are also willing to use the CUET score. We hope that all central universities will ultimately use CUET for their post-graduation admission also. Means अभी तक PG के लिए नेसेसरी नहीं था कि PG के लिए CUET जरूरी है कि नहीं, मतलब हर यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग नॉर्म्स के बेसिस पे PG के एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराती थी। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उनके स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। प्लस CUET UG में जो भी यूनिवर्सिटी जाना चाहेंगी अपनी इच्छा से वो भी आ सकती हैं, वो भी CUET UG के स्कोर को लेकर के अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करा सकती हैं। ठीक है, अब आइए जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि CUET UG इंट्रोड्यूस क्यों किया, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो भी 12th में है या 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रवेश लेने के लिए स्नातक में। व्हाट इज CUET UG? CUET UG क्या है? CUET UG कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशन टू UG कोर्सेज अक्रॉस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए ये कराया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था। अगला, हाउ मेनी कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज कैन आई अप्लाई डू? कितने कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में हम अप्लाई कर सकते हैं। अगला, हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल? 1.8 लाख सीट्स। ओके, विल क्लियरिंग CUET 2023 it is of 22 but 23 means admission to the university of my choice. Obviously अगर आप उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग स्कोर लाते हैं, अगर आप बेहतर स्कोर लाते हैं तो आपका एडमिशन निश्चित ही होगा। ठीक है, डज CUET UG मार्क्स क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्कोर रिडोंडेंट? तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी मिनिमम क्राइटेरिया होती है। एग्ज़ाम में बैठने के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ,
अगर यूनिवर्सिटी में फर्दर एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, काउंसलिंग्स चल रही हैं, तो वहाँ पे वो अपनी एलिजिबिलिटी लगा सकते हैं। व्हेन विल CUET UG बी हेल्ड? तो अभी डेट आया है कि 21 में से 30 मई के बीच हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन? तो NTA की वेबसाइट पे nta.ac.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न? इसके बारे में डिटेल डिस्कस हम आगे करेंगे। व्हाट सिलेबस विल द CUET 2022 और 23 बी बेस्ड ऑन? दिस इज होल ऑन द NCERT पैटर्न, NCERT सिलेबस। ठीक है, तो ये रहा आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहे। अब आगे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CUET UG। CUET UG के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, कि एज क्राइटेरिया, उम्र की सीमा कोई तय हुई है कि नहीं? तो अभी तक उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपियरिंग इन CUET एग्जामिनेशन 2023। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। However, the candidates will be required to fulfill the age criteria if any of the universities in which they are desirous to taking admission। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिन्होंने कहा होता है कि नहीं, हम तो इसी एज तक, इसी अपर एज बाउंड तक हम एडमिशन लेंगे, हम 22 साल की उम्र तक की या 23 साल या 25 साल की उम्र तक के लड़कों का ही एडमिशन लेंगे। तो जब उन्होंने अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है, तब हमें उसको फुलफिल करना होगा। लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षा देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, और बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसा अपर बाउंड एज डिसाइड करती हैं, बहुत कम है, इक्की दुक्की जो जहाँ पे है वहाँ पे है, तो उनको देखते हुए चलना होगा। ठीक है, नाउ एज क्राइटेरिया के बाद एलिजिबिलिटी में एक चीज़ और क्या है कि आपको 12th में होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, तो आप बैठ सकते हो, एज लिमिट नहीं है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कितनी बार भटकते हो कि कहाँ से इंफॉर्मेशन पाएँ, कैसे इसको प्रोसीड करें, कहाँ से फॉर्म भरें, और क्या क्या चीज़ें हमारी हमसे जो छूट गई हैं उन्हें वो कहाँ मिलेंगी। तो अगर आपको कहीं से कुछ भी छूटता है, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको एक बार बहुत ही मेडिटेटिवली पढ़ना होगा, इस साइट पे जाके इंफॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करके आप इसको कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, nta.ac.in। CUET UG से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको इस लिंक पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बस इसे आप ओपन करेंगे और जिस भी इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस करना होगा, वहाँ पे वो डैशबोर्ड, वो पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो है, nta.ac.in जो NTA की साइट है, और पर्टिकुलर CUET के लिए साइट डिज़ाइन की गई जिसका नाम है CUET.samarth.ac.in। ठीक है, तो आप इन दोनों साइट्स को कहीं भी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, छपवा लीजिए। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, कहीं नहीं भटकना है, किसी से नहीं पूछना, आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्स एवरी ईयर डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस। अप्रॉक्सीमेटली हर साल हर बोर्ड में लगभग कितने ही विद्यार्थी बैठते हैं, कितने ही स्टूडेंट बैठते हैं, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स किसी बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे अल्टीमेटली उतने तो CUET के लिए अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो एक हमें टॉप बॉटम आइडिया पता चल जाता है कि कितने लोग परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, कंपटीटर्स कितने हैं, कंपटीटिव जो हमारे कंपटीटर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, इसका आइडिया हमें मिल जाता है। तो देखिए, CBSE बोर्ड की बात करें तो 15 से 18 लाख, ठीक है, 15 to 18 लाख, यूपी बोर्ड 20 to 22 लाख, बिहार बोर्ड 12 to 13 लाख, एंड MP बोर्ड 7 to 8 लाख, महाराष्ट्र बोर्ड 14 लाख, एंड अदर्स 30 लाख। तो इतने स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हर साल बैठते हैं, हर साल। इसमें अगर 2 साल 3 साल बाद भी अगर आप देखेंगे या पहले भी जाएंगे तो बस 2-3 साल बाद देखेंगे तो 50-60 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख का अंतर आएगा। तो ये यही अप्रॉक्सीमेशन रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे रहेगा, तो इतने बैठते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये सभी CUET के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जैसा कि इसका नॉर्म था। अब आइए इंपॉर्टेंट डेट पे, चूंकि अभी पोर्टल खुला नहीं है, फॉर्म भरा नहीं जा रहा है। ठीक है, फरवरी के पहले वीक में जैसा कि कहा गया था कि फॉर्म आएगा, तो अभी फॉर्म आएगा, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब भी आए। ठीक है, तो उससे पहले हमने
एक टेंटेटिवली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे कलेक्ट करके रखी हुई है, एक तुलना किया हुआ है 22 और 23 का। 22 में बोर्ड एग्जाम्स 26 अप्रैल टू 15 जून के बीच हुए थे, ठीक है। उसी दौरान, उसी अप्रैल के दौरान रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था 6 अप्रैल से मई में। एग्ज़ाम डेट अप्रैल और मई छोड़ के 2 महीने बाद जुलाई में 15 जुलाई टू 30 अगस्त हुआ था, ठीक है। आंसर की रिलीज हुई थी अगस्त के 10 दिन बाद, मतलब 30 अगस्त के 10 दिन बाद 9 सितंबर तक, और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 1 हफ्ते बाद 16 सितंबर तक। मतलब एग्ज़ाम होने के 1 हफ्ते या 8 दिन बाद तक आंसर किया और उसके 8 दिन बाद रिजल्ट, ठीक है, ऐसा हुआ था। और पहली बार CUET हुआ था तो उसे एक्सपेरिमेंटल भी कहा जा रहा था कि ये प्रयोग करके देखा गया है कि कैसा रहता है, ठीक रहता है कि नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, एक बार NTA ने CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है, तो जो भी खामियां अगर रही भी होंगी तो उसे रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और आपके लिए एक बेहतर इंटरफेस तैयार करके सब कुछ सामने रखा गया है, और आगे भी एग्ज़ाम्स बेहतर और फेयर मीन्स में होंगे, इसके लिए पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है NTA की ओर से। शायद अब कोई शिकायत न रहे। अब देखिए 23 की बात आती है तो 15 फरवरी से एंड ऑफ फरवरी तक आपका फॉर्म, सॉरी, आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। 15 से फरवरी के अंत तक बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है। फरवरी के पहले वीक में, जैसा कि उसी दौरान यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, उसी तरह 23 में भी उसी दौरान रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट होगा पहले वीक में फरवरी के, मतलब 4-5 दिन बाद हो सकता है हो जाए या 1 हफ्ते बाद हो जाए। एग्ज़ाम होगा 21 मई से 30 मई के बीच, 21 to 13 मई। सेकेंड वीक ऑफ जून में इसका आंसर की रिलीज होगा, ठीक है, जैसा कि 10 या 12 दिन बाद की बात कर रहे थे, ठीक है। और उसके 1 हफ्ते बाद यानी 3rd वीक ऑफ जून में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ होने वाली हैं। 21 to 30 मई से लेकर के 3rd वीक ऑफ जून तक आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका रिजल्ट सारा कुछ आ जाएगा। अब देखिए ये भी इंफॉर्मेशन सोर्स देख सकते हैं फ्रॉम ट्विटर हैंडल ऑफ M जगदीश कुमार, UGC के चेयरपर्सन की ट्विटर हैंडल से ये सारी चीज़ें उठाई गई हैं 22-23 की, ठीक है। अगला NTA ने भी कैलेंडर जारी कर दिया, खाली वही बात नहीं है कि उन्होंने ट्वीट किया और हमने उठा दिया, ठीक है। NTA ने प्रॉपर कैलेंडर भी जारी किया है। देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 21 to 31 मई 2023 जो रिजर्व डेट रखी गई है। बाय द वे अगर किसी कारणवश इनमें एग्जाम्स नहीं हो पाए या कहीं क्लैश किया तो रिजर्व डेट यहाँ रखी जाएगी 1 से 7 जून तक, उनमें भी एग्जाम्स कराए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 दिस इज JEE के लिए, ठीक है। JEE 2 फेज़ में, फेज़ 1 फेज़ 2 का हो गया, फिर आपका ICAR, ठीक है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम, तो वो तो सारा था। हम बात CUET पे कर रहे थे, तो CUET के लिए डेट जो है 21 to 31 मई। नाउ रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगी? ये फ़ी हमने पिछला वाला जो 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था CUET का, उसी को उठा के यहाँ पे रखा हुआ है, वही इंटरफेस यहाँ पे भी है। इसलिए क्योंकि अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है कि कितनी फ़ी लगेगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन वही रहेगा, उतना ही फ़ी लगेगा। देखिए उस समय 22 में क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट और पेपर्स आप जो कह लीजिए, अगर आप 4 पेपर देते हो अप टू 4 पेपर, 650 रुपये जनरल के, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS उनके 600 रुपये 50 रुपये कम, SC ST के 550 रुपये, और जो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर हैं, इंडिया से बाहर के लोग हैं, उनके लिए 3000 रुपये फ़ी रखी गई थी। कितने के लिए? अप टू 4 पेपर, 4 टेस्ट के लिए। अगर आप 4 टेस्ट से ऊपर जा रहे हो, अगर आप 4 टेस्ट से ऊपर जा रहे हो, अप टू 5 टेस्ट, स्लॉट 2, ठीक है, स्लॉट 2 में जा रहे हो, अप टू 5 टेस्ट दे रहे हो, तो 5 टेस्ट के लिए आपको 650, ठीक है, 600, 550 और 3000। सेम चीज़ यहाँ भी वही चीज़ रखी गई है, 650, 600, 550 और 3000, ठीक है। अब देखिए ये स्लॉट 1 है, ये स्लॉट 2 है, ठीक है। तो ये स्लॉट 1 का फ़ी रेट था, ये स्लॉट 2 का रेट था। अगर आप टोटल 9 पेपर देते हो तो आपको ऐड करके देना पड़ेगा, ठीक है, इन चीज़ों को। यही लिस्ट इस बार भी रहेगी, कोई नया नहीं होगा। टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ CUET कैंडिडेट,
ओके, ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिस्ट जारी करी थी वो यहाँ से उठाया गया है और इसमें ये बताया गया है कि हर यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था हर यूनिवर्सिटी के लिए। सीयूईटी एग्ज़ाम होने के बाद जब काउंसलिंग की बारी आई, जब चॉइस फिलिंग की बारी आई, तो हर यूनिवर्सिटी के लिए कितने लड़कों ने अप्लाई किया था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इसमें आप देख सकते हो BHU के लिए ये दिस इज़ BHU के लिए 4,34,140 स्टूडेंट्स थे जो अप्लाई किए थे। DU के लिए भी, इलाहाबाद के लिए, आप सबको ऐड मत कर दीजिएगा क्योंकि एक यूनिवर्सिटी, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर एक कैंडिडेट है तो एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है आराम से, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। टॉप यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली BHU, DU, JNU एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें तो बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे और करते भी हैं, ठीक है। तो सबकी प्रेफरेंस होती है BHU, DU, इलाहाबाद, AU। तो ये चीज़ें हैं और जितने एप्लीकेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स के बेस पे इन्होंने लिस्टिंग करी है इसकी, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। तो प्रिपरेशन के लिए आपको सीधा सीधा कहा गया कि अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, सपोज दैट आप मैथ्स, CUET UG में मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको मैथ्स का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो NCERT बेस्ड होगा, NCERT बेस्ड ही होगा। अब कोई कहता है कि NCERT बहुत ही इजी बुक है, उससे क्या ही हो पाएगा, बड़ा ही कम दिया है। तो साहब वो कम नहीं दिया है, वो गागर में सागर वाली बात है, ठीक है। आपको डिटेल स्टडी करना पड़ता है। आप कई बार उसके नोटेशंस को, उसके नंबर्स को भूल जाते हो, नहीं समझते हो, प्रॉब्लम आपको आती है। आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जितनी बेहतर NCERT कराएगी उतनी बेहतर शायद कोई और कराए। बाकी और सारी बुक्स प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया हैं, बहुत बेटर है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है NCERT से देख देख के पूरी गहराई के साथ पढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि रीड द NCERT डिलिबरेटली एंड मेडिटेटिवली। ध्यानपूर्वक समर्पित होकर अगर आप पढ़ेंगे, NCERT को बढ़िया से स्टडी करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं। पिछली बार एग्ज़ाम सेंटर्स थे 489 2022 में। इस बार शिक्षा मंत्रालय ने कहा है CUET को लेकर कि इस बार हम सेंटर्स की संख्या को 2 गुना करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेंटर्स होंगे, किए जाएंगे। 489 था, अप्रॉक्सीमेटली 500, तो दुगना मान के चलते हैं 1000 अप्रॉक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सेंटर्स भी ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे ही, ठीक है। तो उससे डरने की बात नहीं है, हमें अपना मेहनत करते जाना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CUET UG 22 में ये संख्या 15 लाख थी, 15 लाख के आसपास थी। नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ेंगे और भी कई रीजंस हैं, ठीक है। इस बार सब कुछ प्रिपेयर होके हो रहा है, सब कुछ टाइम से हो रहा है। पहली बार तो लोग एडमिशन्स भी कहीं कहीं ले लिए थे, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे ले, या कोई बहुत लोग ड्रॉप भी कर दिए थे, या फिर बहुत कन्फ्यूजन में बहुत सारी चीज़ें चली थी। तो पहली बार थोड़ा ये कहा गया कि एक्सपेरिमेंटल था, तो कहीं ना कहीं वो बात सही लग भी रही थी, तो पहली बार ठीक था। तो 15 लाख लोगों ने पहली बार अप्लाई किया था। इस बार सब कुछ तैयार है, सब लोग, इवन कैंडिडेट्स भी तैयारी में हैं, तो इस बार ये संख्या 25 लाख से ऊपर जा सकती है, मोर देन 25 लाख, ठीक है। अगला, तो सबसे बड़ी बात है वो है एग्ज़ाम पैटर्न, कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए 3 सेक्शंस में पूरे पेपर को डिवाइड किया गया है, टोटल 3 सेक्शन से। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज का सेक्शन पहला है, उसमें 1A और 1B किया जाता है। 33 भाषाएं हैं यहाँ पे, देखिए 33 लैंग्वेजेस हैं। देयर आर 33 लैंग्वेजेस, यू हैव टू 33 चॉइसेस। इसमें 13 लैंग्वेज जो है, 13 लैंग्वेज जो हैं वो नेशनल लैंग्वेज हैं, और बाकी 20 जो है वो रीजनल एंड अदर्स, क्षेत्रीय भाषाएं और दूसरी भाषाएं, और बाकी जो 13 है वो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब आपको भाषाओं में 2 भाषा चूज़ करनी है या मैक्सिमम 3 चूज़ करनी है, मैक्सिमम 3, मिनिमम का कोई वो नहीं है, मैक्सिमम आप 3 चूज़ कर सकते हो, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स में 27 चॉइसेस हैं। हम एक बार इसको कंबाइन करके बात करेंगे, अभी देख लेते हैं कि लैंग्वेज के लिए 33 चॉइस है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए 27 चॉइसेस हैं आपके पास, 27 चॉइसेस हैं, मतलब 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंटेंसी, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, मतलब ऐसी बहुत सारी, ठीक है।
जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी आता है, हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 27 चॉइसेस आपके पास हैं। और तीसरा जनरल टेस्ट होगा। 3 सेक्शन में, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है, और तीसरा क्या होगा, जनरल टेस्ट होगा। ये है, आप काउंट करो 33 + 27, दिस इज 60 and 3 60, सॉरी 60 and 1 61, टोटल 61 टेस्ट्स हैं। तो आपको 61 टेस्ट नहीं देना है, इस 61 में मिला के केवल और केवल 9 टेस्ट देने हैं। यू हैव टू गिव ओनली 9 ऑफ देम। ओके, तो देखिए मैक्सिमम 9 टेस्ट यू कैन चूज अमॉन्ग एबव 33 + 27 + 1 = 61 टेस्ट। इस पूरे 61 में से आपको केवल और केवल कितना देना है, 9 टेस्ट देना है बस। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। कैसे चूज करेंगे, बात करते हैं। टेस्ट कॉम्बिनेशन, ये जो लिखा है ना टेस्ट कॉम्बिनेशन, ये मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, मिनिमम पॉसिबिलिटी की नहीं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो देखिए टेस्ट कॉम्बिनेशन में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट कैन बी चूजन, कितना नंबर ऑफ टेस्ट हम चूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पार्ट ए की बात करेंगे, 2 लैंग्वेजेस + 6 डोमेन सब्जेक्ट + 1 जनरल टेस्ट। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के बारे में बात हम करेंगे, मैक्सिमम टेस्ट कैन बी चूजन। तो अब देखिए 2 लैंग्वेजेस + 6 डोमेन सब्जेक्ट + 1 जनरल टेस्ट, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस + 6 डोमेन सब्जेक्ट + जनरल टेस्ट। आप 2 भाषाएं चुन सकते हो, 6 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो चुन सकते हो, और 1 जनरल टेस्ट चुन सकते हो। टोटल कितने हुए, 9। 2 + 6 + 1 दिस इज इक्वल टू 9। नाउ ऑप्शन बी क्या है आपके पास, मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर लो, तो 1 डोमेन सब्जेक्ट हटा दो, 5, और जीटी आपका 1 है, 5 3 8 1 9। अगर आप लैंग्वेज बढ़ाओगे तो 1 डोमेन सब्जेक्ट कम कर दो, 2 से 3 करोगे तो उसको 6 से 5 कर दो। ये रहा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं, थोड़ा देखिए होता क्या है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपने किस बेस पे वो एडमिशन ले रही है। तो चलिए हम बीएचयू की ही बात करते हैं। बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करते हैं कि आपको बीएचयू से मैथमेटिक्स में अगर बीएससी करनी है, अगर ग्रेजुएशन करना है, तो बीएचयू क्या कहता है कि हम आपके फिजिक्स का स्कोर, केमिस्ट्री का स्कोर और मैथ्स का स्कोर, इन 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर को काउंट करेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के स्कोर को काउंट करेंगे। हमें इसके अलावा किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। अगर आप लैंग्वेज का टेस्ट देते हो तो आप बिल्कुल दो, लेकिन हम उसके नंबर को ऐड नहीं करेंगे, हम जनरल टेस्ट के नंबर को ऐड नहीं करेंगे। अगर आप बायो भी देते हो तो हम बायो को ऐड नहीं करेंगे। आप 5 और सब्जेक्ट ले लो, ऐड नहीं करेंगे। आपको पीसीएम का नंबर हम ऐड करके देंगे। हम आपका एडमिशन पीसीएम के बेस पे देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेस पे। तो क्राइटेरिया तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी ये कह दे कि पीसीएम तो हम देखेंगे ही, प्लस आपकी 1 लैंग्वेज की स्किल भी टेस्ट करेंगे, तो हम आपका 1 लैंग्वेज का मार्क भी 50% ऐड करेंगे। तो वो फिर लैंग्वेज भी देना होगा हमको। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ लेना होगा आपको, तभी आप आगे फॉर्म भर के प्रोसीड करें। लेकिन होता क्या है कि सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई नहीं चाहेगा कि हमारा कहीं एडमिशन ना हो, हमें ड्रॉप करना पड़े, हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़े, ठीक है। तो वो मैक्सिमम ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं अपने, और इसीलिए क्या होता है कि वो मैक्सिमम पॉसिबल टेस्ट्स देते हैं। 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन और 1 जीटी दे देंगे, या फिर 3 लैंग्वेज, 5 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जीटी दे देंगे। उसमें भी लोग प्रेफर करते हैं कि हम ये वाला दें। क्यों? क्योंकि 6 डोमेन सब्जेक्ट्स, पीसीएम तो दे ही दिया, उसके बाद पढ़ के बायो बी भी दे देगा, फिर पढ़ के अगर उसे बीए में घुसना हो, इंटर के बाद बीए में जाना हो, तो फिलॉसफी भी दे देगा, हिस्ट्री भी दे देगा, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हो गए, पीसीएम भी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, या पीसीएम फिलॉसफी, हिस्ट्री और आपका जो भी फिलॉसफी, हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब जो भी हो, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स मान लो आप, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज कर लेता है कि कुछ ना कुछ तो कहीं तो चले जाएंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन चूज करते हैं लोग। आपको अगर सेलेक्ट ही करना हो तो हमें बीएचयू ही जाना है, सपोज दैट,
हमें यही यूनिवर्सिटी चाहिए, यहीं पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, मतलब यही पढ़ना है। वो मैंने किया था थोड़ा सा ऐसा कि मुझे यहीं पढ़ना है तो मैं यहीं पढ़ा, ठीक। तो हमारा टाइम थोड़ा अलग था, यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग टेस्ट लिया करती थी। तो बीएचयू ने इस बार भी पीसीएम को ही रखा है कि हम पीसीएम का ही टेस्ट लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ही नंबर्स को कंसिडर करेंगे और कंसिडर नहीं करेंगे बीएससी मैथ्स करना है तो, बीएससी बायो करना है तो पीसीबी को कंसिडर करेंगे। वहीं बीएचयू की ही बात करें तो बीएचयू में वोकेशनल कोर्सेज भी चलते हैं, बीएचयू में वोकेशनल कोर्सेज भी चलते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए वहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा समझाते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बिना परेशान हुए, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि अगर हम बात करें बीएचयू की, इसमें अगर आप बीएससी विथ मैथ्स जाते हो तो ये कहता है कि हम सीयूईटी के बस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के स्कोर को कंसिडर करेंगे बीएससी मैथ्स के लिए। बीएससी बायो के लिए कहता है कि हम फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो के स्कोर को कंसिडर करेंगे, ये पॉसिबिलिटी वो लेके चलता है। लेकिन इसमें बीएचयू में वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज़, ओके। तो बीवॉक, अब वोकेशनल कोर्स जैसे फूड मैनेजमेंट में वोकेशनल कोर्स हो गए, ठीक है, कंप्यूटर में वोकेशनल कोर्स हो गया। तो जितने भी जो बीबीए करते हैं कंप्यूटर में कर लिए या फूडिंग में कहीं ग्रेजुएशन हो रहा है तो उनके अल्टरनेटिव जितने भी जो स्पेशल कोर्सेज है ना, उनमें ग्रेजुएशन या अगर उनमें कहीं ग्रेजुएशन हो रहा हो तो उनके अल्टरनेटिव में ग्रेजुएशन कोर्स एक डेवलप किया गया है जिसको वोकेशनल कोर्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना, वो भी सिंपल ग्रेजुएशन की तरह ही है। तो बी वोकेशनल मान लीजिए, बी वॉक, ठीक है। मान लीजिए आपको फूड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना हो, बैचलर्स करना हो, तो बीएचयू ने उसके लिए वोकेशनल कोर्स डिज़ाइन किया है बीवीओसी इन फूड टेक्नोलॉजी। अब बीवीओसी में एडमिशन के लिए वो क्या कहता है कि हम आपके लैंग्वेज का एक हिस्सा लेंगे, ठीक है। उस लैंग्वेज में आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को देखेंगे, आप या तो हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। इसमें जो नंबर्स आएंगे इसके 50% मार्क्स को हम कंसिडर करेंगे। आपके इसमें अगर 200 नंबर का पेपर हुआ तो 200 में अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो उसका 50% 50 नंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज के 50% मार्क्स को कंसिडर करेंगे, प्लस आपके एग्रीकल्चर को कंसिडर करेंगे, एजी के नंबर को, ठीक है, प्लस आपको बायो का नंबर कंसिडर करेंगे, बस। तो अगर किसी को वोकेशनल में अगर एडमिशन लेना होगा तो ऑब्वियसली उसे एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ठीक है, और डोमेन सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर और बायो चूज़ करना ही होगा। अगर वो मैथ्स चूज़ करता है और मैथ्स के बाद अकाउंटेंसी चूज़ कर लेता है और वो चाहता है कि हमारा बीवॉक में एडमिशन हो जाए तो उसे डोमेन सब्जेक्ट्स के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। बस वो क्या होगा, इंग्लिश का नंबर काउंट करेंगे या हिंदी का नंबर काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो भी उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया है जिस कोर्स के लिए, वो आपको फुलफिल करना ही होगा। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन के लिए 2 लैंग्वेज 6 डोमेन एंड 1 जीटी, ठीक है। तो 2 लैंग्वेज चूज़ कर लिया तो लैंग्वेज का उसी में उसका काम हो गया। 6 डोमेन ऑब्वियसली PCMBAG, इतना तो लोग रख ही देते हैं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी टेस्ट देंगे, एग्रीकल्चर भी दे लेंगे, बायो भी दे लेंगे, इकोनॉमिक्स भी दे लेंगे, 6 दे लिया मान लो। तो उसमें सबका छोड़ के बीएचयू एजी और बायो का तो कंसिडर कर ही लेगा, ठीक है, बाकी का नहीं करेगा। तो वो सारा भर दिए थे, इसलिए वो बीवो को उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो कम से कम ये टेस्ट तो दिए थे, नंबर आया तो सिलेक्शन हुआ जो भी आया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहा। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब देखिए वापस हम जाते हैं इस पे, तो ये रहा, इसीलिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैन बी डिसाइडेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑन देयर पर्सनल नॉर्म्स फॉर एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेस, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। अब आते हैं पैटर्न के बारे में, टेस्ट पैटर्न क्या है। वो तो सब्जेक्ट पैटर्न था, कॉम्बिनेशन का पैटर्न था, अब आते हैं, और भी मैक्सिमम था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। वहीं यहीं आपको ध्यान रखना है, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, मिनिमम सबका अपना अलग अलग है, मैक्सिमम सबका एक ही है।
ठीक, तो अब आते हैं टेस्ट पैटर्न में के बारे में। तो आपका टेस्ट जो है वो 2 स्लॉट में होगा, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, 10 to 12 एंड 3 to 5, और जो भी वो डिसाइड करें, ठीक है, मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। पहले स्लॉट में आप मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हो, मैक्स टू मैक्स 4 पेपर्स यू कैन अटेम्प्ट। नाउ इन सेकेंड स्लॉट यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम ऑफ 5 पेपर्स, 4 and 5 9, ठीक है, पहले में 4 और दूसरे में 5, टोटल 9 पेपर मैक्सिमम है। तो उनकी मैक्सिमलिटी डिवाइड की गई है 2 पार्ट में, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 में 4 पेपर मैक्सिमम, स्लॉट 2 में 5 पेपर मैक्सिमम। 1 की बात करते हैं, देखिए, लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन, नेगेटिव मार्क्स, टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो तो जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ किया, या हिंदी चूज़ किया या इंग्लिश चूज़ किया, दोनों चूज़ किया, जो भी चूज़ किया, तो हर लैंग्वेज के लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 40 करना होगा। हर लैंग्वेज के लिए 50 क्वेश्चन आपको करना होगा, 40 पर क्वेश्चन मार्क होगा 5, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 200। 50 में 50 करोगे तो भी मतलब नहीं रह जाएगा, वो काउंट 40 ही करेंगे, और जब वो काउंट 40 करेंगे तो ऊपर से 40 काउंट करते हैं, ये रूल होता है हर जगह का। ऐसा नहीं कि आप 50 किए तो सबसे अच्छे वाले 50 काउंट कर लेंगे, शुरू से 40 वो काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस वो काउंट करेंगे, 5 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स हो गए टोटल। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट पर पेपर। लैंग्वेज का 1 पेपर है तो 45 मिनट, 2 है तो 90 मिनट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1, नेगेटिव मार्किंग मीन्स 1 क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर उससे आपने गलत कर दिया तो 5 नंबर तो गए ही, प्लस सही वाले में से भी 1 काट लिया जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। चलिए, नाउ डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ भी 40 क्वेश्चन, सेम तरीका है, 40 क्वेश्चन 50 में से आपको 40 करने हैं। जैसे BHU का ही अगर BSc की बात करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40 और मैथ्स के 40, तीनों आपको करने होंगे, ठीक है। और सबके लिए 45 प्लस 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा, पर पेपर 45 मिनट। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जितना भी सब्जेक्ट आप यहाँ ले लो, PCM ले लिया, 3 सब्जेक्ट ले लिया, तो आपके पास टाइम हो गया 45 × 3, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 40 × 3, मार्क्स 5 नंबर और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये है, इसीलिए बार बार हमने लिखा है पर सब्जेक्ट, पर लैंग्वेज, ठीक है, पर पेपर, ठीक है, पर पेपर। नाउ GT तो एक ही होता है, जनरल टेस्ट तो एक ही स्लॉट में एक ही बार होगा, फर्स्ट स्लॉट में होगा GT। जिसको GT देना होगा वो पहली स्लॉट में दे पाएगा, दूसरे में नहीं दे पाएगा। तो पहली स्लॉट में GT अगर होगा तो वहाँ पे 75 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आपको 60 करने रहते हैं, 60 करने रहते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन 5 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर, टोटल मार्क्स 360 मिनट। चलिए, तो फिर से हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, वापस हम BHU BSc मैथ्स पे आते हैं, ठीक है। तो BHU BSc मैथ्स में क्राइटेरिया क्या बताया था हमने अभी, कि PCM होना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, बाकी का हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर PCM होता है तो फिजिक्स 200 नंबर का हो गया, केमिस्ट्री 200 नंबर का हो गया, मैथ्स 200 नंबर का हो गया, तो टोटल आपके 600 मार्क्स PCM के, उसमें से जितने मार्क्स आएंगे उसको काउंट किया जाएगा। बाकी आपने क्या पेपर में किया है, सही किया गलत किया, पेपर अटेम्प्ट किया इंग्लिश का या GT अटेम्प्ट किया, उससे मतलब उसको नहीं है, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। BVOC के लिए आपका वो लैंग्वेज भी कंसिडर कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये डिटेल समझा दिया है, इस पे आप थोड़ा सा और बैठ के चिंतन मनन कर सकते हो, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगला सेकेंड स्लॉट की बात करें, स्लॉट 2 मैक्सिमम 5 टेस्ट्स आउट ऑफ 9। नाउ यहाँ देखो, आप वहाँ 4 दे चुके थे, ठीक है। सपोज दैट आपने 2 टेस्ट लैंग्वेज के दे लिए हों पहले वाले स्लॉट में, तो यहाँ लैंग्वेज के लिए 1 टेस्ट बचेगा। वहाँ अगर 1 दिया हो तो यहाँ आप 2 टेस्ट मैक्सिमम दे सकते हो, ठीक है। और वहाँ अगर आपने 1 भी नहीं दिया हो तो भी आप यहाँ से 3 टेस्ट मैक्सिमम दे सकते हो। तो आपको 3 लैंग्वेजेस मैक्सिमम चूज़ करनी होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 3 लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो फिर डोमेन सब्जेक्ट 5 हो जाएगा। तो
अगर आप वहाँ 2 लैंग्वेज का टेस्ट दे चुके हो, 3 डोमेन सब्जेक्ट दे चुके हो, 1 जनरल दे चुके हो, तो 3 2 5 1 6, ठीक है। अगर आप पहली स्लॉट 1 में अगर 2 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और 1 जीटी दे चुके हो जनरल टेस्ट, तो स्लॉट 2 में कितना बचा? 3 2 5 1 6। स्लॉट 2 में बस 3 बचा है। 3 पेपर आपको देना है, आप चाहे जैसे दे लो। 3 में या तो आप 1 लैंग्वेज 2 डोमेन दे लो या तीनों डोमेन दे लो, ठीक है। टोटल 9 ही करने हैं आपको। तो अब वही सेम चीज़ है, लैंग्वेज अगर आप यहाँ भी देते हो तो यहाँ भी सेम पैटर्न है। 40 क्वेश्चन, 5 नंबर, 1 माइनस मार्किंग, 200 नंबर टोटल और 45 मिनट फॉर ईच पेपर। नाउ फॉर डोमेन इज ऑल्सो द सेम, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 5 मार्क्स, 1 नेगेटिव मार्किंग, 200 मार्क्स, 45 मिनट पर सब्जेक्ट। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। तो स्लॉट 1 और 2, ठीक है, 9 अटेम्प्ट्स करना है आपको। 9 पेपर 9 टेस्ट दे सकते हैं मैक्सिमम। ये है इसका कॉम्बिनेशन, ये है पैटर्न। चलिए, आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करें लैंग्वेजेस कौन कौन सी, ठीक है। अभी तो देखा कि कैसे दे सकते हैं, अब लैंग्वेज की बात करते हैं। तो सेक्शन 1A में जो आएगा, ठीक है, 33 लैंग्वेज की बात किया था हमने, तो आप इसमें से लैंग्वेज उठा लो, 2 या 3 जो भी। तो लैंग्वेज आप इसमें से उठा सकते हो, मतलब इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। इसमें से उठा सकते हो आप। बहुत लोग क्या लेते हैं, 2 लैंग्वेज तुरंत वो ऑप्ट करेंगे कि हम इंग्लिश से भी देंगे और हिंदी से भी देंगे। 2 ऑप्ट कर लिया, ठीक है। बाकी डोमेन सब्जेक्ट दे दिया, जनरल टेस्ट दे दिया, हो गया उसका काम। अब वो सेक्शन बी से ऑप्ट नहीं करेगा, सेक्शन ए से ही ऑप्ट करके काम चल गया उसका, हो गया। सपोज दैट किसी को इससे लेना हो, ये हो गया। अब जो सेक्शन बी में जो लैंग्वेजेस हैं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सब कुछ इसलिए पूरा मतलब लिबरलाइज किया गया इसको कि आप मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, आपको आसानी रहे। तो ये लैंग्वेजेस हो गई, अदरवाइज आप इसमें आ जाओ। सेक्शन 1B, अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंटकी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन एंड संस्कृत, ये चीज़ें हैं। तो इसमें से आप ऑप्ट कर सकते हो। किसी को फ्रेंच और जर्मन में, कोई आउटसाइडर अगर आ गया, सपोज दैट आउटसाइड इंडिया से बाहर का आ गया, ठीक है, उसे 2 लैंग्वेज चूज़ करनी हो। ऐसे फ्रेंच में वो अगर वो इटालियन हो सपोज दैट, तो वो कौन सा लैंग्वेज चूज़ कर लेगा? आराम से ये चूज़ कर लेगा 207 वाला, ठीक है। कोई कश्मीर से हो तो कश्मीरी, ठीक है। मैथिल से हो तो मैथिली, नेपाल से हो नेपाली, अपना चूज़ करके वो कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ऑप्शंस है, आपके लिए भी। आउटसाइडर जरूरी नहीं, आपके लिए भी है। अब अगर आपको आती है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पहला नेशनल लैंग्वेज, दूसरा रीजनल एंड अदर्स, क्षेत्रीय और दूसरी भाषाएं, पहला राष्ट्रीय भाषा। टोटल पहले में 13 और दूसरे में 20 और 13 33 हो गया, 33। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ 27 डोमेन सब्जेक्ट्स, कौन कौन से वो 27 विषय हैं, 27 सब्जेक्ट्स वो कौन कौन से हैं। तो आप देखो लगभग सबको कवर किया है यहाँ पे यूजीसी ने इसको डिज़ाइन करते वक्त। देखिए, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नाउ बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, नाउ इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इंडिया, लीगल स्टडीज़, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स। परफॉर्मिंग आर्ट में 3 चीज़ें हैं, डांस है, डांस में भी कथक, भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। ड्रामा में थिएटर है, म्यूजिक, जनरल हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, रविंद्र संगीत, प्रकर्शन, नॉन प्रकर्शन। नाउ फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर वोकेशनल, ओपन एलिजिबिलिटी, क्रॉस स्ट्रीम, एनी अदर एज इफ एप्लीकेबल। नाउ जीटी जिसकी बात कर रहे थे, अगर कहीं वोकेशनल कोर्स चलता है, जैसे बीएचयू में चलता है और वोकेशनल में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं चाहे तो, यूनिवर्सिटी कहे कि हम जीटी कंसिडर नहीं करेंगे तो ठीक है, नहीं करना होगा। लेकिन मैक्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ क्या होगा, वो कंसिडर अगर करती हैं, जीटी करती हैं, तो देना पड़ेगा।
तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जीटी का एग्ज़ाम दे लेंगे, क्या पता कोई यूनिवर्सिटी में जा, वो कहा कि नहीं मैं तुम्हारा जीटी वाला स्कोर कंसिडर करूँगा, तब तो देना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप बीएचयू एलएलबी की बात करते हो ना, बीएचयू एलएलबी की बात करते हो, ठीक है, तो या फिर बीकॉम की बात करते हो, तो जीटी कंसिडर करते हैं, ठीक है, उनको जीटी चाहिए ही चाहिए, आपको जीटी लेना पड़ेगा, उसका स्कोर कंसिडर करेंगे। अगर आप नहीं लेंगे तो वो स्कोर काउंट नहीं होगा, फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के ऊपर प्रॉपर्ली डिपेंड करता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन चूज करके टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए नोट में देखिए, वही जो बातें आपको पीछे मैंने बताई थी वहाँ पे ये लिखा हुआ है। सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेस होंगी, बी में 20 होंगी, 27 डोमेन सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, कॉम्बिनेशंस 9 टेस्ट यू कैन अटेम्प्ट, 2 लैंग्वेज सेक्शन ए से या ए और बी से एक साथ आप ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टेकन टुगेदर, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन सेकंड एंड जीटी फ्रॉम सेक्शन थर्ड। ए और बी से मिला के 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन और 1 जीटी, ठीक है। ए और बी से मिला के 3 लैंग्वेज, ठीक है, अगर 3 लैंग्वेज है तो ए और बी से मिला के 3 लैंग्वेज, ठीक है, 5 डोमेन और 1 जीटी, ठीक है। और for all candidates who would like to take admission in any such an programs being offered by universities when a general test is being used for admission, they must choose the section third general test। means अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर्टिकुलर कोर्स के लिए जीटी अगर ज़रूरी है तो आपको जीटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ स्पेशल रूल्स हैं उनके अपने। नाउ सिलेबस ऑफ टेस्ट, देखिए लैंग्वेज के लिए सिलेबस क्या है, नॉर्मली जो हर जगह हमेशा होता है, कुछ बहुत बड़ा नया नहीं है, ठीक है। अगर बाय द वे आप 12th में हो, आपके किसी भैया या बड़े सीनियर या जो भी जहाँ भी देखा होगा जो तैयारी वारी करते हैं, तो वो लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लेते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक प्रॉपर शुरू से चला आ रहा है वही सारा ये लेंगे, कुछ अलग नहीं लेने वाले, ठीक है। कुछ ऐसा बहुत बड़ा सा ब्लंडर नहीं आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप देख सकते हो, कोई भी नॉर्मल सी बुक आप ले सकते हो, उठा सकते हो, जनरल टेस्ट के लिए जनरल नॉलेज की कोई भी बुक उठा सकते हो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की कोई भी नॉर्मल बुक खरीद के पढ़ सकते हो, सफिशिएंट है, ठीक है। आप देखो सेक्शन 1 एंड 1B की बात करें तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, पैसेज दे देगा, पढ़ के आंसर देना होगा, ठीक है। कि राम पैदा हुए, ठीक है, उसके बाद बड़े हुए, उनकी शादी हुई, फिर उनको वन में जाना पड़ा, सीता का हरण हुआ, फिर उनकी खोज में वो सुग्रीव से मिले, हनुमान से मिले, फिर समंदर पार करना पड़ा, समंदर पार करने के बाद पहुँचे वहाँ पे, रावण से युद्ध हुआ और फिर वो सबको लेके वापस आए। कोई भी पैसेजेस अगर दे दे, सब पूछ लिए कि इनका नाम क्या था, उन्होंने किसको मारा था, क्या किया था, पैसेज दे दा, पैसेज दे के पढ़ के आपको बताना होगा। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो हो सकता है शेक्सपियर का कोई कहीं से या शेक्सपियर तो बड़ी बात होगी, छोड़िए। नेशनल फ्लैग पे ही क्वेश्चन का वो कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, नेशनल फ्लैग में ट्राई कलर्ड होता है, ठीक है, बीच में चक्र होता है, सब लिख के दे दिया आपको, बस पैसेज पढ़ के आंसर देना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज दैट। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरली एंड नैरेटिव, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी ऑल्सो, वोकेबुलरी भी जो भी उसकी होगी ना वो इसी में से पैसेज से ही होगी, कोई अलग से नहीं आएगा, मैक्सिमम चीज़ पैसेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेक्शन 2 में एनटीए वेबसाइट पे आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स में क्या क्या आएगा उसका सिलेबस दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस साइट पे जाके यहाँ पे बस क्लिक करना है या nta.ac.in पे जाना है, वहाँ पे यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना, सिलेबस खुल जाएगा आपका पूरा का पूरा। जैसे बात करेंगे भी सेक्शन 2 जीटी की जो बात हुई थी, जनरल नॉलेज, सब कुछ सेम। देखिए मैक्सिमम आपने पढ़ा भी होगा इसको, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सभी पढ़ते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी तो सबके पास है ही, पढ़ते भी हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट, टॉट टिल ग्रेड 8, क्लास 8 तक की जो भी रीजनिंग टाइप मैथमेटिक्स है उससे परिचित आपको रहना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये हो गई। तो ये नॉर्मल सी, आप कोई भी एक जीटी की बुक खरीद लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा।
अगला सिलेबस दिखाने के लिए, आपको एक ओवरव्यू बताने के लिए हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं रखा हुआ है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। इस लिंक को ओपन करना है, वहाँ पे साइड में कॉर्नर में होम का, फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, और बगल में सिलेबस का ऑप्शन आएगा, आपको क्लिक करना है, सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, जिस पे सब पे क्लिक करेंगे उसका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, इंटरफेस खुल के आ जाएगा सामने। इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैथमेटिक्स की बात करोगे आप तो देखो, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होते हैं जो सबको करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी में B1 और B2 है, ठीक है। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स which will be compulsory for all candidates, 15th question. Now section B1 will have 35 questions from mathematics, out of 25 questions need to be attempted. Now B2 will have 35 questions purely from applied mathematics, out of 25 questions will be attempted, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन डोमेन से करने थे, 15 तो इन्होंने फिक्स कर दिया, 15 तो फिक्स कर दिया उस 40 में से, 25 बचे हैं। तो या 25 आप B1 से करो या B2 से करो, आप जिस भी स्ट्रीम के रहो, अप्लाइड पढ़ा या जो भी पढ़ा मतलब, ठीक है। तो आप जिससे भी रहो, तो B1 से करो या B2 से करो। नाउ ये रहा आपका टोटल सिलेबस का कंप्लीट पैकेज। नाउ इसके बाद क्या करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाट आफ्टर इट। अब अगर हमने मान लो हमारा CUET हमने दिया, एडमिशन हमारा हो गया, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद क्या, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आगे और पढ़ाई कर सकते हो, बेहतर जॉब के लिए, बेहतर प्लेसमेंट के लिए, और बेहतर आपकी लाइफ जर्नी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी भी सुधरती है, जितना ज़्यादा आप डिस्कस करते हो, जितनी ज़्यादा आपकी लंबी पढ़ाई होती है, आप उतना ज़्यादा मेंटल गेनिंग होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप चाहो तो कई जगह आप इंटर्नशिप दे सकते हो, वहाँ से कई सारी कंपनियाँ आपको डायरेक्टली ले लेती हैं, ठीक है। आपकी स्किल के बेस पे, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, आप अच्छी खासी जॉब भी पा सकते हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन आराम से यहाँ से कर सकते हो। तो आप सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल आराम से यहाँ से हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहा, ठीक है, थैंक यू। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर ये तो रहा सारा इन्फॉर्मेशन आपका। नाउ अगर हम बात करें कि आपको इसकी तैयारी करनी हो तो आप कहाँ से तैयारी करोगे, कौन आपको तैयारी कराए, ये सारी बातें तो आप जान लिए, ठीक है। आप इसके बारे में खुद भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये होता नहीं कि चलो हमने सब कुछ तो जान लिया, सब कुछ देख लिया कि कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ तो किया, अब कराएगा कौन, कोई तो साथ लेके चले, ठीक है। ऐसा होता नहीं कि साइकिल पे बैठा, साइकिल चला रहे, छोटा सा बच्चा है, साइकिल चलाना शुरू किया उसने, ठीक है, उसे लगता है काश कोई पीछे से पकड़ा होता तो हम चला ले जाते, लेकिन जब तक कोई पकड़े नहीं रहता वो डर के हमारे चलाता नहीं, या कम से कम उसे ऐसा लगे उसके पीछे कोई है, कोई हेल्प करने के लिए है, तब वो आगे बढ़ता है और मोटिवेट होके बढ़ता है, ठीक है। तो इसके लिए, इस मोटिवेशन के लिए, इस हेल्प के लिए हम आपके साथ हमेशा से जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। हमसे अगर आपको जुड़ना है और इसमें आपको कोई भी सहायता लेनी है, ठीक है, तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे CUET के लगभग कई सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी पूरी मदद करेंगे आपके CUET एग्ज़ाम को क्रैक करने में, आपके भविष्य को बेहतर बनाने में। देखिए हमारे यहाँ कोर्सेज जो चलते हैं वो है CUET BCom, CUET BCom, CUET BA आर्ट्स सोशल, BBA, BA LLB और B.Ed CUET और UP B.Ed दोनों। उत्तर प्रदेश B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो UP B.Ed कराता है, और जो CUET के थ्रू होगा वो भी, जो BSc B.Ed होता है 4 वर्षीय जो नया शुरू हुआ है, उसकी भी तैयारी यहाँ पे होती है, ठीक है। नाउ 22 में तो ये सारे कोर्सेज चलते ही थे, CUET MBA भी है, LLB भी है और MCom भी है। ये सारे कोर्सेज 22 से ही हमने शुरू कर दिए थे और अभी भी लगातार ये कोर्सेज रन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े भी हुए हैं, ठीक है। और BCom MCom की बात करें तो यहाँ हमने पिछले साल फर्स्ट रैंक भी प्रोवाइड कराया है BHU से, क्योंकि तब आपका इंडिविजुअल एग्ज़ाम होता था, बट वहाँ भी हमने फर्स्ट रैंक प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो अब देखिए इस साल
नया कोर्स भी ऐड किया हमने, एमएससी मैथमेटिक्स। इन सभी कोर्सेज के साथ आपको पीजी का भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। पीजी में पर्टिकुलरली एमएससी मैथमेटिक्स की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे भी करेंगे। ये भी कोर्स हमारे साथ है, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को करना चाहते हो तो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो एल्पाइन क्लासेस के थ्रू। अब देखिए, जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। ये रहा एल्पाइन क्लासेस का इंटरफेस, ठीक है। आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे हर जगह कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए MBA, MCOM, BA LLB, MBA टेस्ट सीरीज़, ठीक है, BA आर्ट्स, BA सोशल, BCom और बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी रन किए हुए और रन कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा होगा कि आप हमसे आराम से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब आप प्ले स्टोर से चाहो तो एल्पाइन क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, एल्पाइन क्लासेस टाइप करोगे, ठीक है, वहाँ के बॉक्स में, और आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। फिर देखो आपको वहाँ पे कौन कौन से कोर्स कंटेंट में क्या क्या मिलेगा। सपोज अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हो, ठीक है, मैथमेटिक्स, अगर आपने मान लो CUET UG मैथमेटिक्स की तैयारी करने का ज्वाइन किया हो, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा, रिवीजन वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो रिवीजन वीडियो भी मिलेगा आपको। साथ में डाउट सेशन भी लिए जाएंगे जूम से, ठीक है। ऑनलाइन डाउट सेशन आपके लिए जाएंगे आप जब भी चाहो, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 50+, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस भी मिलेंगे सॉल्व, ठीक है, जो सॉल्व कराए जा रहे होंगे। साथ में ई बुक मिलेगा, PDF नोट्स भी मिलेंगे आपको, प्रिंटेड बुक भी मिलेंगे। ऑप्शन अगर आप चाहो तो ले सकते हो, कुछ पेमेंट करके आप इसे ले सकते हो, ठीक है। कुछ 10+ प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और सॉल्यूशन की PDF और वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट, PDF नोट्स, गुड MCQ, सॉरी 6000 यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे वाले, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करें। व्हाट्सएप सपोर्ट भी होगा। नाउ मल्टीपल सेलेक्ट चॉइस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती हो, कुछ आपको समस्याएं होती हैं, जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसको लेके, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोड में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस दोनों भी चीज़ें हों, तो दोनों के लिए हम आपको काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कराएंगे। आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। आप अपना पेशेंस बनाए रखो और मेहनत से तैयारी करो। इसके लिए हम हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे और इसके प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, आपको करना क्या होगा इसके लिए। एल्पाइन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा। पेमेंट करने के लिए एल्पाइन क्लासेस ऐप डायरेक्टली पेमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखिए, पेमेंट के लिए आप गूगल पे कर सकते हो, इस नंबर पे, नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। फ़ोनपे का नंबर है, अकाउंट नंबर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है, IFSC कोड भी आप इसे चाहो तो यहाँ से देख के नोट कर सकते हो, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, ठीक। इसके बाद देखो आप क्या करना होगा। एल्पाइन क्लासेस आप टाइप करोगे, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना होगा, फिर आप नंबर डालोगे वहाँ पे, ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे और उससे कंटिन्यू करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे उसमें। नाउ अगर आप कोई भी कोर्स खरीद लोगे तो परचेज कोर्स, मान लो BCom का कोर्स आपने खरीद लिया तो यहाँ परचेज कोर्स के ऑप्शन में ही आएगा, ठीक है। आप चाहो तो रिज्यूम कर सकते हो, यहाँ से कोर्स खोल सकते हो। बाई करने का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे नीचे रहेगा, ठीक है। और भी नए कोर्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ न्यू में जा करके आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा। अगला देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ओवरव्यू और कंटेंट, ठीक है। इसमें आपको सारे फ्री कंटेंट, कुछ वीडियोस फ्री भी किए जाएंगे आपको डेमो देखने के लिए, तो सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल रहेंगे। नाउ इसके बाद आप इसमें स्टेट सेलेक्ट करोगे, किस स्टेट से हो, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पेमेंट इंटरफेस खुल के आएगा। आप चाहो तो UPI के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, जैसे भी आप चाहो पेमेंट कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया रही CUET के लिए, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आप हमसे कैसे जुड़ें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप बेहतर है कि हमसे जुड़ें और हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आप सबसे बेहतर से बेहतर संस्थान में पढ़ें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, ठीक है, और एक बेहतरीन कल का निर्माण करें, जिसमें सबसे पहली बात तो एजुकेशन में के लिए जो कहा जाता है ना कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है और विद्या मुक्ति भी प्रदान करते थे, सा विद्या विमुक्तते, इसका लोगो भी है, ठीक है। आप यहाँ पे जब देखना चाहोगे
तो यहाँ पे लोगो भी है इसका, जिसमें कहा जाता है कि देखो इसमें जब आप बात करोगे तो सबसे पहली बात ऊपर लोगो भी लिखा रहता है। नाउ ज्ञान विज्ञान विमुक्तते, ज्ञान और विज्ञान आदमी को मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सारी जो दकियानूसी सोच है, जो विचार हैं, जो हम आम धारणाएं समाज के बारे में बनाए हुए हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे स्टक न रह के उनसे ऊपर उठ के कुछ बेहतरीन करने का जज्बा हमारे अंदर जगता है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल ही पढ़ाई से नहीं डरना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कहना है आपसे प्रॉपरली, ये कि बहुत बार लोग कहते हैं कि बहुत पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या। ठीक है, इतना पढ़ के क्या करोगे, पढ़ ही तो रहे हो आज तक, इतनी उम्र हो गई क्यों पढ़ रहे हो। ये इतनी मतलब छोटी लेवल की बात हो सकती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पढ़ना आई थिंक दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान काम है, हम ये नहीं कहने जाएंगे, किसी के लिए आसान किसी के लिए कठिन, लेकिन बहुत बेहतरीन काम है। ठीक है, आप डिलाइटफुल रह सकते हो। कोई हैप्पी थोड़ी देर के लिए रहता है, खुश रहना बहुत छोटी अवधि का काम है, लेकिन आनंदित रहना बहुत बड़ी अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि आप डिलाइटफुल रहो, और एजुकेशन आपको डिलाइटफुल मोड में हमेशा रखेगी। आप हमेशा बेहतर करोगे, आप अपने साथ साथ अपने देश का भी विकास करोगे। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।